मुगीरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी वैकेंसीज क्यों खाली पड़ी हुई हैं? क्या इन असामियों को पुर करने की कोशिश नहीं की गई कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने बताया कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में कोई 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं। वो असामियाँ जो मुख्तलिफ महकमों में काफ़ी सालों से खाली हैं, क्योंकि सरकार की जानिब से पुर करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि ख़जाने का हाल क्या है तो इस हिसाब से वो ठंडे हो जाते हैं। और बजट के दिनों में ऐसा होता है कि हर बजट में वज़ीर आला साहब या वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो तकरीर में कहते हैं इस साल हम 50,000, 60,000, 70,000 जो है मुलाजमतें फराहम करेंगे। तो सारा साल ये जो लोग बेरोज़गार हैं, जो जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इससे ज़्यादा और तालीम हासिल की है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब इश्तिहार आ रहा है, कब इश्तिहार आ रहा है, हम अप्लाई करेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसी दौरान ये ज़रूर हुआ है कि महकमा तालीम में कोई 5-7 सालों में 60,000 से ज़्यादा असातिज़ा और दीगर जो है जो क्लर्कल साइड या एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे उनको भर्ती ज़रूर किया गया है, वो IBA के ज़रिए। इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो असामियाँ हैं 16 ग्रेड की, 17 ग्रेड की, वो भी भर्ती किए जाते हैं। ठीक है। वो 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन उसके साथ ही 15-20 हज़ार, 30 हज़ार हर साल मुलाजमीन रिटायर भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे रिटायर होते जा रहे हैं तो एक तरफ वो वैकेंसीज खाली होती जा रही हैं, दूसरी तरफ जो वैकेंसी ऑलरेडी थी, तो ये सब मिलके 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज अब खाली हो चुकी है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में जो मुलाजमीन और अफसरान की मजमूई तादाद है वो 7.5 लाख से ज़्यादा है। अच्छा। इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो 5,04,000 है। जी ठीक है। अच्छा मुगीरी साहब, आपने जिक्र किया कि सिंध सरकार का खजाना जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करता है, तो इतने अफराद भर्ती कैसे किए जाते हैं फिर? देखिए, सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, सरकार का काम रोज़गार के वसाइल ज़रूर पैदा करना है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो है वो सरकारी नौकरियों पे लोग भी जो है इंतज़ार करते रहते हैं, और सरकार भी नौकरियों के बहाने लोगों से वोट लेते हैं। बड़े से बड़ा नारा होता है रोज़गार का, वो भी सरकारी नौकरियों का। तो इस तरह से वो जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो ये अनाउंस करते हैं हम आपको नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग या उनके वालिदैन हैं वो इंतज़ार करते हैं कि ये जो पार्टी ने कहा है ये यकीनन हमें वो नौकरियां देंगे। ठीक है। तो इतनी नौकरियां ये दे नहीं सकते, लेकिन ये वादे करते हैं, फिर बजट में भी पैसे रखते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। होता क्या है, जब ये देखते हैं कि अगर हम इतनी सारी असामियाँ हम फिल कर दें तो सरकार ने खजाने का जो बोझ इतना बढ़ जाएगा कि इनको तरक्याती काम रोकने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट के पास जो है वो 91 अरब रुपए से ज़्यादा तनख्वाहें हैं। अच्छा। कितने? 91 अरब रुपए से ज़्यादा महीने की तनख्वाह हैं, और 21 अरब रुपए के करीब जो है वो है पेंशन जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनके। अच्छा। और साथ में कोई 11-12 अरब जो है वो जो लोन ग्रांट्स दे रहे हैं मुख्तलिफ उनको इदारों को, वो है। साथ में जो लोन लिया हुआ है उसकी अदायगी करते हैं, उसके साथ ही लोन के ऊपर जो सूद है वो भी अदायगी करते हैं। और सरकार के अपने जो खर्च हैं जिसमें बिजली के बिल हैं, इंतजामी अखराजात हैं, वो भी करने होते हैं। लेकिन मुगीरी साहब, वो इस बात को तो इशू बना ही नहीं सकते हैं ना पैसों के हवाले से। अगर देखा जाए तो 18वीं तरमीम के बाद सिंध सरकार को अच्छी खासी रकम मिली थी, तो ये सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दी गई हैं उन बेरोजगार नौजवानों को? बिल्कुल बात बजा है। 18वीं तरमीम के बाद अच्छे खासे पैसे मिले हैं, लेकिन मसला ये है कि सरकार के पास पैसों की इतनी कमी नहीं, लेकिन पैसे ज़ाया बहुत होते हैं। अगर सही तरीके से पैसे यूटिलाइज हो जाएं तो ये मिसाल के तौर पर इन्होंने जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया है पूरे सिंध में, सरकारी पैसा लगा है ना। इंडस्ट्रियल जोन में अगर प्राइवेट सनतें आए वहाँ पर सारे जोन आबाद हो जाए, जैसे पंजाब में है, जैसे दीगर ममालिक में होता है, तो रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे, तो सरकारी खजाने पे बोझ क्यों पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं। तो जब आप छोटे सनतें या बड़ी सनतें इस तरह की आप लगाएं ना, आपके पास पैसा है तो आप लगाएं, लोगों को रोज़गार के मौके दें।
या एग्रीकल्चर वाली जो सनत है, एग्रीकल्चर आपका बैकबोन है, तो अगर उसको आप बढ़ा दें, एग्रो बेस्ड जो चीज़ें इनको लगानी थी पूरे सिंध में 6-7 यूनिट लगाने थे, हमने इस पर भी ब्रीक की थी कि वो सब के सब ऐसे पड़े हैं। अगर ये चीज़ें लग जाएं, हो जाएं, तो अक्सर जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास रिलेटेड डिग्रियां हैं, मसलन एग्रीकल्चर की डिग्रियां हैं, लाइफ स्टाइल की है, तो उस तरफ वो चले जाएंगे, वो खप जाएंगे। बहुत सारी सनत ऐसी हैं कि लाखों अफराद लग सकते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी के आश्रय पे ना इनको आसरा दिया जाए नौजवानों को, ना ही सरकारी खजाने पे इतना बर्डन डाला जाए। देखिए, आपके पास वैकेंसी ज़रूर होती हैं। हाँ। एक घर होता है, वहाँ पर फर्ज करो कि आपके पास 7-8 की गुंजाइश है, लेकिन घर वाला क्या करता है, वो कहता है 7-8 की जगह 2-3 हो, ताकि एक बचत हो, मेरा जो घर का अखराजात हैं वो भी ठीक चले। तो एवरेज तो ऐसे चलाया जाता है। अच्छा मुगेरी साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि ये जो वैकेंसीज थी ये तकरीबन 7.5 लाख थी, जिनमें से 5 लाख जो है वो फिल हैं। ये बताएं कि ये जो 2.5 लाख से ज़ायद खाली नौकरियां दस्तयाब हैं, इनमें अफसरान की कितनी गुंजाइश होगी? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कोई 1.25 लाख के करीब एजुकेशन महकमा तालीम में ये वैकेंसीज खाली हैं, 1.25 लाख से भी ज़ायद, और 1 लाख से ज़ायद जो है वो वैकेंसियाँ खाली हैं इसमें हेल्थ में, सेहत में। अच्छा। और इसके साथ महकमा आबपाशी में, इसके साथ एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, थोड़े थोड़े महकमों में छोटे छोटे, लेकिन ज़्यादा इनमें हैं कि 3-4 महकमे। पुलिस की 17,000 वैकेंसियाँ खाली है। अच्छा। तो इसमें अफसरान की होगी कोई 15-20 हज़ार अफसरान की गुंजाइश तो निकलती है 2.5 लाख में। अच्छा, ये बताएं कि चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर सिंध सरकार इन तमाम खाली असामियों को पुर कर दे तो भर्ती का क्या तरीक़ाकार होगा फिर? देखिए, पहले तो ये तय करना होगा ग्रेड 1 से ग्रेड 5 जो छोटे मुलाजमीन होते हैं, जिसमें चौकीदार होते हैं, जिसमें माली होता है, जिसमें ड्राइवर होते हैं, स्वीपर होते हैं, इनको तो ये डायरेक्ट भर्ती कर सकते हैं। ठीक है। और उनके लिए भी इन्होंने कमेटियां बनाई। अच्छा, हैरानगी की बात है, 1 से 5 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए इन्होंने कई बार इश्तिहार दिया है, कोई एक बार नहीं 3-4 बार इश्तिहार भी दिया है, इंटरव्यूज भी कंडक्ट हुए हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर सके हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे नौकरियों के लिए इश्तिहार देते हैं, फोटो स्टेट बनाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई कराची आता है तो कोई किसी जगह पे, फिर भी इंटरव्यूज भी मरहला होता है, लेकिन ये भर्ती नहीं कर पाए। मुगेरी साहब, एक और मामला है जिस तरह से आपने बताया कि भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, ये मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आप समझा दें, अगर आप समझा सकते हैं कि कई बार तो हमने ये सुना है कि सिंध में मुख्तलिफ महकमों में जाली भर्तियां भी की गई हैं। एक तरफ खाली असामियां मौजूद हैं, दूसरी जानिब जाली भर्तियां की जा रही हैं। ये मामला क्यों नहीं समझ आ रहा, ये हल क्यों नहीं हो पा रहा, बताइएगा। बिल्कुल आपने बजा निशानदेही की, क्योंकि जो ज़िले लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे या कहीं के हेड ऑफिस में भी अफसरान समझते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में इतनी जगहें खाली हैं। हाँ। अब सरकार की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं, तो ये खाली जा रही हैं, तो इसको वो तरीके से, सलीके से, बगैर इश्तिहार दिए कुछ लोगों से पैसे लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता करके उनको भर्ती करते हैं। जाली आर्डर दे दिया, जाएँ आप जाके ज्वाइन करें, ज्वाइन तो करें, लेकिन उसके बाद में अगर कोई दूसरा अफसर आ जाता है, वो कहते हैं कि भाई ये तनख्वाहों का जो 2 माह पहले का जो बोझ था, फर्ज करो 5 करोड़ था, ये 7 करोड़ कैसे हो गया? हाँ। तो कहते हैं कि जी 1000 मुलाजमीन थे, तो भाई 1000 से 1200 कैसे हो गए? तो ये छानबीन करते पता लगता है ये 200 तो इजाफी आ गए। फिर उन 200 को कुछ को निकाला जाता है, कुछ रह जाते हैं, कुछ इसी तरह। आप 2008 से 2013 की जो हुकूमत थी, सबसे ज़्यादा जाली भर्तियाँ उसमें हुई। उसमें महकमा तालीम में 2010 से 2013 तक 40-50 हज़ार जाली भर्तियाँ हुई। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने पूरे सिंध भर में एहतजाज किए, उन्होंने अपने आप को जलाने की कोशिश की है, उन्होंने रास्ते ब्लॉक किए, कराची प्रेस क्लब पे धरने दिए। जो जाली भर्ती है, वो तो कह रहे थे कि भाई हमसे तो इंटरव्यू लिया गया, हमें तो इन्होंने जॉब्स में टाइम लिया, हम तो जॉब कर रहे हैं, हमें तनख्वाह दो। तो उसमें काफी ऐसे महकमे हैं कि अभी तक ये जाली भर्तियों का मसला हल नहीं हुआ। इसी तरह एक मामला तो ये है ना जो आपने हाईलाइट किया है, दूसरा मामला एक और है, ये जाली भर्तियां इसलिए तो नहीं की गई कि भर्ती का आसरा नहीं था, यानी कि भर्ती तो होनी नहीं थी, तो अफसरान ने लेन देन के एवज कुछ असामियां भरी और अपनी जेबें साथ भर ली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल उनको पता था
कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है और वैकेंसीज भी खाली हैं, तो बिस्मिल्लाह करके थोड़ा माल उनसे ले लें, कुछ जो है नीचे वाले रखें, कुछ ऊपर वाले रखें, ऐसे करके उन्होंने चलाने की कोशिश की है। लेकिन आगे चल के इनकी पकड़ाई हो जाती है, जो जाली भर्तियां हैं खास तौर पर। अच्छा, जाली भर्तियों में एक और इन्होंने, हमने पिछली बार स्टोरी ब्रेक की थी कि ज़िले लेवल पर उन्होंने महकमा खजाना के दफ्तर जहाँ से तनख्वाहें आती हैं उनकी जाली आईडीज बनाई गई। फर्ज करो आपकी मेरी जाली आईडी बना के किसी पुराने बंदे का जो फोत हो गया, जो रिटायर हो गया, उसी के नाम से मेरा नाम सर के वो आईडी मुझे दी गई, उसकी तनख्वाह चलती रही। जब ऑडिट होता है, जब पकड़ होती है, तो ये पकड़े जाते हैं नतीजे में। तो ये जाली भर्तियों का अगर ये ऑडिट ना हो या पकड़ाई ना हो तो पता ही ना लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी उनकी नौकरियां चल रही हैं, ना सिर्फ जाली भर्ती हुए, उनकी तरक्कियां भी हो गई, और कई ऐसे हैं कि इन्होंने जाली तरक्कियां हासिल कर ली। आप हैरान हो जाएंगे, सिंध में इस तरह के भी बहुत सारे किस्से हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुगेरी साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये पता तो चल जाता है, ये जो इस तरह से भर्तियां की जाती हैं, तो ये हाईलाइट कैसे हुआ है, ये मामला ये सामने किस तरह से आया कि ये जो है भर्तियां की गई हैं इस तरह? देखिए, सबसे ज़्यादा जो जाली भर्तियां हुई वो 2010 में हुई, महकमा तालीम में, महकमा लोकल गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, हेल्थ में, और इस तरह से हुई। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्डर निकाले ना। महकमा तालीम में फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर गुंजाइश थी 200 की, इन्होंने 500 भर्ती कर दी है। अच्छा। अब सिंध के शहरों में जो ये टाउन्स हैं जहाँ पर यूनियन काउंसिल हैं, वहाँ पर क्लर्कों की कितनी गुंजाइश होनी चाहिए? 4-5 होनी चाहिए। तो वहाँ 100 क्लर्क, 50 क्लर्क। अच्छा। स्वीपर की गुंजाइश है फर्ज करो 50, तो वहाँ 500 स्वीपर भर्ती कर लिए। स्वीपर भी वो ऐसे कि वो सारे सफ़ेद पेशमेरी जैसे जो है ना, और उनके बड़े वास्कोट पहन के आते हैं कि भाई स्वीपर है, झाड़ू लगाओ। वो कहते हैं हम तो झाड़ू नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, आपकी डेजिग्नेशन है झाड़ू लगाने की, तो नहीं। बीच में इस तरह भी हुआ है, उस वक्त तो आपने बड़ी खुशी खुशी कबूल की होगी कि ठीक है जी हमें भर्ती कर दें ऐसे। बाद में आप ये काम करते हुए घबराते हैं कि जी हम तो नहीं कर सकते, हम तो बाबू लोग हैं। बहुत ऐसे हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जाके चेयरमैनों ने उनको कहा कि ये झाड़ू पकड़े, ये झाड़ू लगाएं। कुछ को कहा ये डंडा है, ये गटर में अंदर चले जाए, साफ करके दे। तो कुछ ने नहीं किया, कुछ ने मजबूरी से किया, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कहा चलो जो पिछली तनख्वाहें मिली वो तो हजम हो गई ना, अब आइंदा नहीं है तो नहीं है, खैर है। तो इस तरह का भी सीन होता है, हमने देखा है।